नमस्कार, मैं किशोर ओझा नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ और उसके दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति से ही संबंधित है वो, कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से नए आविष्कार हुए, क्या आविष्कार हुए। उन आविष्कारों को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, लोह उद्योग के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, या वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्या। तो वस्त्र उद्योग वाला क्वेश्चन जो है वो इस बार इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के प्रश्नों में पूछा भी जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में कौन कौन से नए आविष्कार हुए। आपको इसमें सिर्फ आविष्कारों के नाम बताने कि कौन कौन से जो है वो आविष्कार किए गए, कौन कौन से आविष्कार किए गए, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है इस लेसन के अंदर कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में जो है वो हाथ द्वारा उत्पादन होता था, ये बात हमने पहले भी करी। और कपड़ा उद्योग के लिए सारा माल जो है, कच्चा माल, वो भारत से या अन्य उपनिवेशों से वो आयात करते थे और उसी आयातित माल को वो निर्मित माल में परिवर्तित करके वापस उन्हीं के बाजारों में ले जाकर बेचते थे। तो जैसे जैसे कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ग्रिड और व्यापारिक श्रेणियों द्वारा आयातित कपड़े की मांग को और अधिक बढ़ाया गया, तो उस कारण कुछ नए आविष्कारों की जो है वो आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए वहां कुछ नए आविष्कार किए गए वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, जिनको अभी हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से आविष्कार हुए और क्यों उसकी आवश्यकता महसूस हुई। ये मैंने आपको भी बताया कि जब कपड़ा उद्योग के अंदर मांग बढ़ने लगी तो नए आविष्कारों की जरूरत पड़ी और उस कारण कुछ आविष्कार किए गए जो वस्त्र उद्योग के लिए। यही कारण है कि जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में हुई, सूती वस्त्र उद्योग में। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब, कहां या किस क्षेत्र में हुई, ऐसे पूछ लेते हैं। कब कब पूछे तब तुम बता सकते हैं। इसका पहला चरण जो है वो 1760 से 1870 की अवधि तक का रहा था। वर्तमान की औद्योगिक क्रांति का ही दौर है, इसमें भी लगातार अभी जो जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति जो है वो एक सतत विकास की प्रक्रिया है। तो लगातार अभी आधुनिक इतिहास का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले चरण के लिए आप इसमें 1760 या आप सीधा लिख सकते हैं 18वीं सदी से। कहाँ हुई ये अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, इस पर प्रश्न भी करेंगे आगे। इंग्लैंड से किस क्षेत्र में हुई, तो आपको बताना सूती वस्त्र के क्षेत्र। और उस समय इंग्लैंड जो है वो भारत से ही सूती कपड़े के लिए जो है कच्चा माल सारा यहाँ से आयात करता था, फिर निर्मित माल को भारत में बेचकर वहीं से पैसा कमाया, जिसका एक कारण अभी इंग्लैंड से क्यों हुई उस दौरान पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ हमें देखना है कि कौन कौन से वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले बताना कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है निम्न आविष्कार किए गए। नंबर 1, पहला आविष्कार फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल लूम। अब ये किसने किया, कब किया, तो आपको इसमें बताना है कि 1733 ईस्वी में जॉन के नामक व्यक्ति थे। जॉन के कब हुआ, 1733 में। किसके द्वारा किया गया, जॉन के द्वारा। और इसका कार्य क्या था, इससे क्या हुआ कि अब इस मशीन के आने के बाद या इसके द्वारा जो है वो कपड़े को अब अधिक चौड़ा किया जा सकता था, कपड़े को अधिक चौड़ा किया जा सकता था। इतनी सी लाइन आपको इसमें लिखनी है। 1733 में जॉन के नामक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल लूम नामक मशीन का आविष्कार किया, जिसके द्वारा अब कपड़े की चौड़ाई को अधिक बढ़ाया जा सकता था, उसके पहले को उसकी चौड़ाई। ठीक है। नंबर 2 आविष्कार जो इसमें बताना है वो है स्पिनिंग जेनी मशीन, स्पिनिंग जेनी।
कताई की मशीन थी। स्पिनिंग जेनी का मतलब कताई की मशीन। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये चीज इसमें लिखनी जरूरी है, आपको याद करनी है। डेट वाइज बड़ी आसानी से डेट याद होती है। सन सारे में 1700 आई, 1765 ईस्वी में कब की गई? 1765 ईस्वी में किसने की? हारग्रीव्स नाम के व्यक्ति ने, जेम्स हारग्रीव्स नामक व्यक्ति ने एक नई मशीन स्पिनिंग जेनी नाम से, आपको याद हो तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा या उससे पहले 8th क्लास में भी आया हुआ है कि हाथ करगा वाली जो हाथ से काम करने वाली जो मजदूर महिलाएं थी, उन्होंने क्यों कल कारखानों या मशीनों पर दावा बोल दिया था, हमला कर दिया था? क्योंकि इस मशीन के आने के बाद इंग्लैंड में ऐसा माने जाने लगा था या यूरोप के कई क्षेत्रों में कि जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए थे। इसलिए विशेषकर महिलाओं ने जो स्पिनिंग का काम करती थी, कटाई का काम करती थी, उन महिलाओं ने जो है उन कल कारखानों या ऐसी मशीनों पर जो है वो दावा बोलना शुरू कर दिया। तो स्पिनिंग जेनी के आने के बाद जो है कटाई का काम जो है वो आसानी से होने लगा। यानी हारग्रीव्स नामक व्यक्ति ने जब इस मशीन का निर्माण किया तो इसके परिणाम स्वरूप अब एक व्यक्ति एक साथ कई धागों को काट सकता था, कई धागों को काट सकता था। ठीक है। नंबर 3 वाटर फ्रेम। तीसरी जो मशीन है वस्त्र उद्योग के लिए वो है वाटर फ्रेम। अब वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? 1769। क्या डेट याद रखनी? 1769 ईस्वी में। किसने किया? आर्कराइट ने, रिचर्ड आर्कराइट नाम के व्यक्ति थे। इस आर्कराइट नामक व्यक्ति ने 1769 में वाटर फ्रेम नामक मशीन का निर्माण किया और इस मशीन के द्वारा अब पहले की तुलना में और अधिक मजबूत धागा बनाया जा सकता था। यानी धागे की मजबूती जो है वो पहले की तुलना में और ज्यादा अच्छी होने लगी। ठीक है। नंबर 4, चौथा जो है वो हमने म्यूल नामक मशीन। म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया, ये चीज इसमें बतानी है अपने को। नंबर 4 पे आप ले लोगे म्यूल। म्यूल का आविष्कार आपको बताना है 1779 ईस्वी में। किसने किया? क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। पूरा नाम नहीं तो आप याद रखो, क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन ने इस मशीन का निर्माण किया और इसका कार्य भी वाटर फ्रेम मशीन की तरह ही था। इसके द्वारा भी और पहले की तुलना में और अधिक मजबूत और अच्छा और बढ़िया किस्म का जो है वो धागा तैयार किया जा सकता था। मजबूत, अच्छा धागा बनाया जा सकता। और 4 हो गए। एक आविष्कार और आपकी बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, पावरलूम मशीन का। पावरलूम का आविष्कार 1787 कार्टराइट ने, रिचर्ड कार्टराइट। ये 5 आविष्कार आपकी बुक में वस्त्र उद्योग के अंदर दिए गए हैं, आप इन 5 को बता सकते हैं। कार्टराइट मशीन भी जो है ये शक्ति चालित करता था, एक तरह से शक्ति चालित करता। तो ये 5 ऐसे आविष्कार हैं जिसने वस्त्र उद्योग के अंदर क्रांति ला दी। ढेर सारा उत्पादन होने लगा, पहले की तुलना में बढ़िया किस्म का कपड़ा बनाया जाने लगा और परिणाम स्वरूप जो है वो उद्योग, इंग्लैंड के जो उद्योगपति हैं वो और अधिक पूंजीपति बनते गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई? हालांकि उस समय यूरोप में फ्रांस भी एक शक्तिशाली देश था, तो फ्रांस से न होकर इंग्लैंड से क्यों हुई? फ्रांस से क्यों नहीं हो पाई या इंग्लैंड से क्यों नहीं? तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट प्रश्न जो है औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चनों में ये प्रश्न माना जाता है। इस पाठ से इस प्रश्न की पूरे आने की संभावना है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई। इसके कोई 4 कारण होते हैं।
आपको 4 नंबर का प्रश्न है तो मिनिमम 4 बिंदु आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुई? हमने अभी शॉर्ट प्रश्न में बात भी की थी कि कहां से प्राप्त हुई, मतलब कहां शुरू हुई? इंग्लैंड से। क्यों हुई? इसके पीछे कुछ रीजन थे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। इसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे? नंबर 1, पहला हम बात करते हैं इंग्लैंड से शुरू होने के कारणों की। अगर हम बात करें तो पहला कारण है इंग्लैंड के पास उपनिवेशों का अधिक होना, यानी इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य, उपनिवेशों का अधिक होना। आप सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, अधिक होना। कि उस समय एकमात्र इंग्लैंड यूरोप की ऐसी शक्ति थी जिसने अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। उपनिवेश मतलब क्या? उपनिवेश का अर्थ क्या है कि किसी क्षेत्र पर विदेशी सत्ता का अधिकार होना, यानी जब कोई क्षेत्र किसी विदेशी शक्ति के अधीन हो जाए तो वह क्षेत्र विदेशी शक्ति के अधीन हो तो वह क्षेत्र उसका उपनिवेश कहलाता है। तो इंग्लैंड उस समय एकमात्र ऐसी शक्तिशाली देश था जिसके पास अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। अकेले उत्तरी अमेरिका में उसकी 13 उपनिवेशिक कॉलोनियां जो है बसा रखी थी। तो इन क्षेत्रों से वह कच्चा माल प्राप्त करता था ढेर सारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, जरूरत के मुताबिक जो है वो कच्चा माल प्राप्त करता था और उस कच्चे माल को निर्मित करके इन्हीं के बाजारों में ले जाकर आसानी से बेच सकता था। यानी बढ़े हुए उत्पादन की खपत के लिए भी उसके पास इन्हीं के बाजारों में जो है वो स्थान प्राप्त थे। यही कारण था कि उसने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना शुरू किया था, क्योंकि उसे ना तो कच्चे माल की चिंता थी कि कहां से प्राप्त करेंगे, क्योंकि किसी भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कच्चा मटेरियल होता है। कच्चा माल कहां से लाएंगे? तो इंग्लैंड को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि कच्चा माल कहां से प्राप्त करेंगे और फिर उस निर्मित माल को कहां खपत करें, उसकी कहां ले जाकर बेचे। तो ये चीज भी इंग्लैंड के लिए आसान थी क्योंकि उसके पास ढेर सारी मात्रा में उपनिवेश थे। तो इन औपनिवेशिक बाजारों ने इंग्लैंड की इस समस्या का समाधान कर दिया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम हुई। ठीक है। नंबर 2, दूसरा कारण जो हम देखेंगे कि इंग्लैंड में शुरू होने का कारण क्या है, वो है खनिज माल, मतलब लोहे व कोयले की प्रचुर मात्रा। लोहे व कोयले की प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि इंग्लैंड खनिज दृष्टि से भी जो है वो संपन्न देश था। लोहे और कोयले के उत्पादन की बात की जाए तो इसमें इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन देशों में अग्रणी माना जाता था और लोहे व कोयले की प्रचुर मात्रा होने के कारण इंग्लैंड में जो है वो लोहे से निर्मित मशीनों का निर्माण किया गया। कोयले के कारण वहां भाप चालित मशीनों का निर्माण हुआ, भाप का आविष्कार संभव हुआ। तो लोहे और कोयले दोनों ने ही, इन दोनों के भंडार इतने व्यापारिक क्षेत्रों के निकट थे कि वहां से लाना ले जाना भी उनके लिए सरल था। यानी इंग्लैंड का कोई भी उत्पादक क्षेत्र जो है लोहे व कोयले का, वो उसकी समुद्री सीमा से जो है वो 80 मील से ज्यादा दूर नहीं था। तो इस कारण वहां से कच्चे माल को लाना ले जाना और उसके द्वारा निर्मित मशीनों का निर्माण करना इंग्लैंड के लिए सरल था। तो लोहे और कोयले की इस प्रचुर मात्रा ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में योगदान दिया। ठीक है। नंबर 3 पर आए हम। तीसरा अर्ध कुशल श्रमिक। अर्ध कुशल श्रमिक भी जो है वो इंग्लैंड को प्राप्त है, इंग्लैंड के शहरों में, नगरों में। क्या है अर्थ? इसके लिए हम थोड़ी बात करें। हमने पहले बात की थी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो पूर्व औद्योगिकरण था, उस पूर्व औद्योगिकरण के दौरान सारा उत्पादन जो है वो लोगों द्वारा हाथ से निर्मित होता था, कुटीर उद्योग के रूप में विकसित था, कुटीर व लघु उद्योग के रूप में।
लेकिन उस समय इंग्लैंड की जो अधिकांश जनसंख्या है, यानी इंग्लैंड का 3/4 भाग जो जनसंख्या का, वो कृषि पर डिपेंड था। लेकिन सर्दियों में ये कृषक लोग जो है वो 3 से 4 माह के लिए बेरोजगार हो जाते थे, उनके पास कोई काम नहीं रहता था। इधर ये जो व्यापारिक लोग हैं जो कच्चा माल कपड़े के रूप में आयात करते थे, तो आयात करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, यानी उसका निर्माण भी उन्हीं को करना पड़ता था। तो इन लोगों ने उन खाली बैठे किसानों को जो है काम देना शुरू किया, एडवांस पैसे देकर, पेशगी देकर कपड़े के निर्माण करने के लिए कहा कि हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे लिए कपड़े का निर्माण करते हैं। तो इन किसानों ने ये देखा कि खाली टाइम में हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो गई, जैसे अभी कोरोना में हम जैसों की हालत हो गई, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो वैसे ही इन किसानों के पास जो है वो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स प्राप्त हो गए थे, और व्यापारियों के लिए आसान हो गया कि वो आसानी से बड़ी रकम, छोटी रकम देकर कपड़ा तैयार कर लेते थे समय पर। तो धीरे धीरे इनमें से बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने कृषि कार्य को छोड़कर उसी को पैसे के रूप में अपना लिया था, बुनकरी के काम को, या कपड़े निर्माण कर, जैसे कटाई करना, फुलरिंग करना, उसकी स्पिनिंग करना, ये कार्य जो है वो उस पैसे को अपना लिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, नए शहरों का निर्माण हुआ, तो शहरों में ही व्यापारियों ने जो है वो इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो इससे ये लोग बेरोजगार हो गए, और जब ये बेरोजगार हो गए तो ये लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो शहरों की ओर पलायन करने के कारण अब शहरों में जो है वो अर्धकुशल श्रमिक जो है वो आसानी से मिलने लगे। अब जो बड़ी बड़ी नई मशीनें थी, उन मशीनों पर काम करने के लिए उनको बड़ी सरलता के साथ जो है वो सस्ते श्रमिक प्राप्त होने शुरू हो गए, और उस सस्ते श्रमिकों ने मशीनों पर काम करके उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया, और इस प्रकार इंग्लैंड में जो है वो औद्योगिक क्रांति हुई। चौथा कारण आप इसमें बता सकते हैं वैज्ञानिक प्रगति या वैज्ञानिक आविष्कार। और भी है जो सरल है वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से जान। वैज्ञानिक आविष्कार में आपको क्या बताना है कि यूरोपीय देशों में एकमात्र इंग्लैंड ऐसा देश था कि जिसके पास एक तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी, आप पूंजी को लेकर भी इसका एक कारण बता सकते हैं, और दूसरा ये कि इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने वैज्ञानिकों को जो है वो राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा हुआ था। यानी अपने वैज्ञानिकों को उसने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और स्वतंत्र कर रखा, और उनको वो नए नए आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित करता, अपनी पूंजी का उपयोग वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देने में किया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में कई नए आविष्कार हुए, कृषि के क्षेत्र में सीड ड्रिल मशीन, वस्त्र उद्योग में भी हमने देखा ही था कई ऐसे नए आविष्कार। तो उन नए आविष्कारों के कारण, उस वैज्ञानिक प्रगति के कारण इंग्लैंड में जो है वो औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। ठीक है, इसके अलावा आप और कारण बताना चाहते हैं तो एक कारण ये भी बता सकते हैं, पांचवा मैं आपको ये बता देता हूँ, उसको लेकर सकते हो आप। इंग्लैंड की भौगोलिक दशा, इंग्लैंड की भौगोलिक दशा, ये भी आप इसको बता सकते हैं कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक दशा थी वो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी, यानी इसकी पूरी सीमा समुद्र द्वारा कवर थी, और समुद्री भाग के जो तटीय क्षेत्र थे इसके वो इस प्रकार से कटे फटे हुए थे कि वो बंदरगाह की दृष्टि से बड़े उपयोगी थे। इस कारण वहां से माल को लाना और ले जाना बड़ा आसान कार्य था, मतलब बड़ी सरलता के साथ हम वहां से माल को उतार और चढ़ाया जा सकता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता था। और दूसरा कि समुद्री सीमा होने के कारण बाह्य आक्रमणों से भी इंग्लैंड जो है वो सुरक्षित था। यही कारण था कि इंग्लैंड ने अपनी नौसेना के दम पर संपूर्ण यूरोप पर और यूरोप से बाहर भी अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में अपनी शक्ति का परचम फहराया। तो इस समुद्री सीमा ने, वहां की इस भौगोलिक दशा ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में योगदान दिया। एक ये भी आप बता सकते हैं। छठा, आप पूंजी की अधिकता भी बता सकते हैं। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था
पूंजी की अधिकता, ये भी पॉइंट है। आप इन 6 में से कोई भी 4 बता सकते हो। पूंजी की अधिकता में क्या बताना है कि इंग्लैंड, हमने पहले बात की कि इंग्लैंड के पास बहुत अधिक मात्रा में उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों से वो कच्चा माल लाता था, फिर निर्मित माल उन्हीं के बाजारों में ले जाकर मनचाही दरों पर बेचता था। तो इस प्रकार उनके जो व्यापारी थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, उनके पास और अधिक पूंजी इकट्ठी होने लगी। अब इस पूंजी के सीमित दायरे के कारण उन्होंने अपनी इस पूंजी का उपयोग नए उद्योगों, नए कल कारखानों, नई मशीनों, नए वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए लगाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप वहाँ उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, वहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, और इस सब वृद्धि को ही हमने एक सामूहिक नाम दिया, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये ऐसे 6 बिंदु है जिसमें से आपको वहां के 4 का वर्णन करना है। 4 अंक का प्रश्न आएगा, आपके सीधे पॉकेट में 4 अंक आ जाएंगे। इसको अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो ये 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।